हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गुडविल एडुकेयर। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग ऑलरेडी बेसिक अकाउंटिंग टर्म का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं और आप लोग का डिमांड था कि सर हम लोग को एमसीक्यू भी करवा दीजिए प्रैक्टिस, जिससे कि एग्जाम में अब 40% एमसीक्यू का वेटेज हो गया है, तो आपका एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी हम करवा दे रहे हैं। चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। जो बच्चे हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अभी लेक्चर को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, उनको मैं अपने बारे में बता दूं। माई सेल्फ चंदन सर, बीकॉम एंड एमकॉम पास आउट फ्रॉम बीएचयू मेन कैंपस, बीएड क्वालिफाइड एंड एक्स नवोदयन। बच्चे मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूं और लगातार 10 साल से कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं और अभी तक 2500 प्लस बच्चे को मैं कॉमर्स पढ़ा चुका हूं और उनमें से 500 प्लस बच्चे बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गए हैं। चलिए, यदि आप भी बीएचयू और ड्यू में पढ़ने के सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा। लगातार हर संभव हम कोशिश करेंगे कि आप बीएचयू और ड्यू में पढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे, आज का पहला टर्म है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? तो आपको पता होना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे या तो एसेट्स इंक्रीज करे या लाइबिलिटीज डिक्रीज करे, इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो यहां पे है वेजेज। नहीं बच्चे, वेजेज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वेजेज पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हाँ ये लग रहा है। रिपेयर एक्सपेंस नहीं, एडवर्टीजमेंट नहीं, तो इसका होगा पहले का होगा वेजेज पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, की बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए जो वेजेस देंगे दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यदि आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहेंगे तो आप साथ में स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन सा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिस द एक्सपेंडिचर विच नीदर इंक्रीज असेट्स नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी। तो यहां पे रिपेयर एक्सपेंस, हाँ रिपेयर एक्सपेंस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ मशीन नहीं है, कैपिटल है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल है। तो आपका राइट आंसर है रिपेयर एक्सपेंस, आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के सही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु ओज मनी टू फर्म इज कॉल्ड। अ पर्सन हु ओज मनी टू फर्म, एक ऐसा पर्सन जो फर्म से मनी उधार लेता है उसे फर्म क्या कहेगा? तो डेब्टर, क्रेडिटर, कस्टमर, नन ऑफ दीज। तो बच्चे, जो पर्सन फर्म से मनी लिया है उसे डेब्टर कहते हैं, हिंदी में इसे देनदार कहते हैं। ठीक है, जो पर्सन फर्म से लोन लिया है उसे डेब्टर कहते हैं, डेब्टर को हिंदी में देनदार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके सामने स्क्रीन पे है अ पर्सन टू हुम मनी इज ओड बाय फर्म इज कॉल्ड। बच्चे, जिससे फर्म ने मनी लिया है उसे क्या कहते हैं? डेब्टर, क्रेडिटर, सप्लायर, नन ऑफ दीज। तो जिससे फर्म ने मनी लिया है उसे क्रेडिटर कहते हैं, हिंदी में इसे लेनदार कहते हैं, कि जो लोग हमसे पैसा लेंगे। नेक्स्ट है गुड्स मीन्स। तो आप सबको तो इसका मतलब पता ही है कि गुड्स का मतलब होता है वो चीज जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं। तो देखते हैं क्या कर रहा है। कॉमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड, चांस लग रहा है पहला। कॉमोडिटी टू बी बॉट बट नॉट सोल्ड नहीं। कॉमोडिटी टू बी यूज एंड एज एन एसेट्स नहीं, ऑल ऑफ द अबव। तो गुड्स का मतलब है कॉमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड, ऐसा कॉमोडिटी जिसको हम खरीदेंगे और बेचेंगे, क्योंकि गुड्स का मतलब ये होता है जिस चीज में फर्म डीलिंग करता है। तो जिस चीज में फर्म डीलिंग करता है उसे गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट बच्चे, ट्रेड डिस्काउंट इज। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? आप लोग को हम पढ़ाए थे डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में मैंने बताया था इट इज गिवन फॉर बल्क सेलिंग। ट्रेड डिस्काउंट किस लिए देते हैं? बल्क सेलिंग के लिए देते हैं। चलिए देखते हैं। विच इज अलाउड द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट, which is allowed at the time of sale of goods, which is allowed both at the time of receiving payment and sale of goods, allowed all of these. तो trade discount which is allowed at the time of receiving payment, which is allowed at the time of sale of goods. तो
गुड सेल करने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 का बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, a person, firm, institution which does not pay the price in cash for the goods purchased or services received is called। कह रहा है कोई ऐसा पर्सन जो गुड्स या सर्विसेज का प्राइस पे नहीं किया है, तो जो पे नहीं किया है वो क्या कहलाएगा? उसे डेप्टर कहते हैं। ठीक है, उसे डेप्टर कहते हैं। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड, is shown separately in the books of account, is shown in the books of accounts, can be shown either separately or deduction from the purchase cost, all of these। तो is not shown separately in the books of account। बच्चे ट्रेड डिस्काउंट को सेपरेटली बिजनेस के बुक्स में शो नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बिजनेस के बुक्स में इसे सेपरेटली शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट इज, कैश डिस्काउंट क्या है? विच इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल, विच इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ परचेज, विच इज रिसीव्ड बोथ एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट एंड परचेज ऑफ गुड्स। बच्चे यहाँ पे 9 का डी होगा। कैश डिस्काउंट हमें पेमेंट के वक्त और परचेज दोनों वक्त मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। क्वेश्चन है करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, इसमें से कौन सा करंट एसेट्स में नहीं आएगा? तो बच्चे देखो, डेप्टर मतलब गिवन एमसीक्यू में ऑप्शन क्या है? डेटर, मोटर कार, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। तो मोटर कार तो आपका ये नॉन करंट एसेट्स है। ये क्या है? नॉन करंट एसेट्स है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, इसमें से कौन सा करंट एसेट्स में नहीं आएगा? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मोटर कार करंट एसेट्स में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बिजनेस परचेजेज रेफर्स टू। बच्चे यहां पे देखिए परचेजेज के बारे में बोला है। आपको जब हम बेसिक टर्म पढ़ा रहे थे तो मैंने उस समय बताया था द टर्म परचेजेज इज यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स ओनली, नॉट फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। तो परचेज ऑफ एन आर्टिकल टू बी यूज इन द ऑफिस, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, ऑप्शन बी चांस लग रहा है। परचेज ऑफ एसेट्स टू बी यूज इन फैक्ट्री, ऑल नहीं। परचेजेज का मतलब होता है परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स इज। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स इज रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बच्चे तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा रिवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट, द टर्म फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड, द टर्म फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड, फिक्स एसेट्स में क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेप्टर और फर्नीचर। तो बच्चे ऊपर के जो 3 हैं ये करंट एसेट्स का एग्जांपल है और फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स का है। तो हमसे पूछा गया फिक्स एसेट्स में क्या इंक्लूड करेंगे? तो राइट आंसर इज फर्नीचर। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है द टर्म करंट एसेट्स इंक्लूड। करंट एसेट्स में क्या आएगा? डेटर, मोटर व्हीकल, मशीनरी, बिल्डिंग। तो बी सी डी ये 3 जो है बच्चे ये नॉन करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स। और हमसे पूछा जा रहा है कि करंट एसेट्स में क्या आएंगे? तो डेटर, डेटर करंट एसेट्स का पार्ट है। नेक्स्ट, करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। करंट एसेट्स में क्या नहीं आएंगे? तो करंट एसेट्स में क्या नहीं आएंगे? स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंस, अनअर्न्ड इनकम। देखिए तो ये 3 जो हैं ये करंट एसेट्स हैं, ये 3 करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं। और ये अनअर्न्ड इनकम जो है ये करंट लायबिलिटी है, एडवांस इनकम जिसको कहते हैं करंट लायबिलिटी।
तो हमसे पूछा गया है करंट एसेट्स में क्या नहीं आएंगे, तो अनअर्न्ड इनकम करंट एसेट्स में नहीं आएंगे क्योंकि वो करंट लायबिलिटी है। नेक्स्ट, टेंजेबल एसेट्स इज, टेंजेबल एसेट्स क्या आएगा इसमें, गुडविल, स्टॉक, पेटेंट, प्रीपेड एक्सपेंस। तो बच्चे यहां पे पूछा गया टेंजेबल में क्या आएगा, टेंजेबल में स्टॉक आएगा, स्टॉक टेंजेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारुति कार इज, मारुति कार क्या है, करंट एसेट्स, इंटेंजेबल, टेंजेबल, नन ऑफ दिस। तो मारुति कार बच्चे टेंजिबल एसेट्स है, वी कैन टच, वी कैन सीन एंड इट हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट बच्चे, any expenditure the full benefit of which is received during one accounting period is called। बच्चे ऐसा कोई खर्चा जिसका बेनिफिट एक ही अकाउंटिंग ईयर में मिलता है उसे क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कोई खर्चा जिसका बेनिफिट एक ही साल तक मिलता है उसे हम बोलेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एक ही साल तक मिलता है, जैसे एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज ड्राइंग। बच्चे इनमें से किसको हम ड्राइंग मानेंगे, किसको ड्राइंग मानेंगे। तो पहला है विड्रॉइंग मनी फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ टू एम्प्लॉय, विड्रॉइंग मनी फॉर द पेमेंट टू क्रेडिटर, विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर प्राइवेट एक्सपेंस, विड्रॉइंग मनी फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। तो प्राइवेट एक्सपेंस के लिए, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे, इसे ड्राइंग मानेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बच्चे, द मेन फीचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज, बिजनेस ट्रांजेक्शन का मेन फीचर क्या है, इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट, तो हाँ बिजनेस ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इट रिजल्ट इन चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, ये भी सही है, द चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, चेंजेस मनी टर्म में हम एक्सप्रेस कर सके, हाँ ये भी सही है, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, मतलब ये तीनों ही बिजनेस के बिजनेस ट्रांजैक्शन के फीचर्स हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, टेंजिबल एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, टेंजिबल एसेट्स में क्या नहीं आता है, किसको टच नहीं कर सकते हैं। तो ये तीनों टेंजेबल है, और गुडविल क्या है, गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स है, वी कैन नॉट टच इट, तो ऑप्शन ए। ठीक है, ये फर्नीचर, स्टॉक, कैश बच्चे टेंजिबल हैं, और हमसे पूछा गया टेंजिबल एसेट्स में क्या नहीं आएंगे, तो गुडविल, गुडविल इनटेंजिबल है, वी कैन नॉट टच इट, वी कैन नॉट सीन इट, गुडविल का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। नेक्स्ट 22, इनटेंजेबल एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, इनटेंजेबल में क्या नहीं आएंगे, पेटेंट, ट्रेडमार्क, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस। तो यहां पे स्टॉक इनटेंजेबल में नहीं आएगा क्योंकि स्टॉक क्या है बच्चे, टेंजिबल एसेट्स है। नेक्स्ट, वेस्टिंग एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, और वेस्टिंग में क्या नहीं आएगा, तो यहां पे कभी कभी आपको ऑप्शन चूज बेस्ट एमंग द फॉलोइंग के अकॉर्डिंग ऑप्ट करना पड़ता है। तो माइंस, पेटेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, ट्रेडमार्क। अब देखो राइट आंसर तो माइन होता है कि माइन वेस्टिंग में ही आता है, बट यहाँ पे पेटेंट और ट्रेडमार्क भी चलो हम मान लेते हैं कि वेस्टिंग का पार्ट हो सकता है, इंटेंजेबल में वेस्टिंग का पार्ट हो सकता है, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग नेवर बी पार्ट ऑफ वेस्टिंग एसेट्स बिकॉज इट इज टेंजेबल एसेट्स। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, करंट लायबिलिटीज इंक्लूड, बच्चे करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, तो करंट लायबिलिटीज क्या आएगा, डिबेंचर, बिल्स पेबल, लॉन्ग टर्म लोन, कैपिटल। तो यहां पे डिबेंचर तो नॉन करंट लायबिलिटीज का पार्ट है, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, तो बिल्स पेबल। जब क्रेडिटर के द्वारा लिखे गए बिल को फर्म एक्सेप्ट करता है कि फर्म उसका पेमेंट विद इन 1 ईयर कर देगा, तो उसे बिल्स पेबल कहते हैं। नेक्स्ट, करंट डू नॉट इंक्लूड, यहां पे होगा बच्चे करंट लायबिलिटीज, ये चीजें यहां चला जाएगा, करंट लायबिलिटीज डू नॉट इंक्लूड।
नोट कर लूं ताकि मिस्टेक सही कर लूं, एक सेकेंड। क्वेश्चन 25, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटीज डू नॉट इंक्लूड, करंट लाइबिलिटीज में क्या नहीं आएगा? तो बच्चे ये तीन जो है ये तो करंट लाइबिलिटीज के पार्ट हैं, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग सैलरी। बट प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट्स का पार्ट है। हमसे पूछा गया करंट लाइबिलिटीज में क्या नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पेटेंट इज, पेटेंट क्या है? टेंजिबल, इंटेंजिबल, करंट एसेट्स, नन ऑफ द एबव। पेटेंट बच्चे इंटेंजिबल एसेट्स है। आपको जब हम इंटेंजिबल एसेट्स पढ़ा रहे थे उसके एग्जांपल में भी मैंने बताया था, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, इंटेंजिबल एसेट्स इज, इसमें इंटेंजिबल कौन सा है? कैश, स्टॉक, गुडविल, लैंड। तो बच्चे गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, इट कैन नॉट बी टच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टिंग एसेट्स इज, इनमें वेस्टिंग एसेट्स क्या है? मशीनरी, ऑयल वेल्स, कंप्यूटर, ऑल ऑफ दिस। तो वेस्टिंग एसेट्स का एग्जांपल है ऑयल वेल्स। बताए थे कि ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिसका एक्सट्रैक्शन करने से उसकी क्वांटिटी कम होती है उसे वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं। तो ऑयल वेल इज द राइट एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्स्ड लाइबिलिटीज इंक्लूड, फिक्स लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, क्रेडिटर। तो फिक्स लाइबिलिटी में आपको आएगा लॉन्ग टर्म लोन, क्योंकि बाकी जो लाइबिलिटीज हैं वो करंट लाइबिलिटीज हैं। फिक्स लाइबिलिटी मींस नॉन करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट, करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड, करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा? बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हाँ तीनों है, मतलब ऑल इज द राइट आंसर। बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तीनों करंट लाइबिलिटीज एग्जांपल हैं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग विच द सेल ऑफ गुड्स वाज वर्थ 5 लाख एंड क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 40,000, दिस इज। अब कह रहा है कि फर्म ने साल में 5 लाख का गुड्स सेल किया है और फर्म का क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का है। तो ये क्या है? इवेंट है कि ट्रांजैक्शन है कि बोथ इवेंट एज वेल एज ट्रांजैक्शन है? नन ऑफ दीज। तो ट्रांजैक्शन ये है कि फर्म ने सेल किया है 5 लाख का गुड्स, ये ट्रांजैक्शन है। और ये जो 40,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है ये इवेंट है, कंसिक्वेंसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो यहां पे इसमें दोनों है, बोथ इवेंट एज वेल एज ट्रांजैक्शन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? बच्चे इनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? वेजेज पेड फॉर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, वेजेज पेड फॉर वाइट वाशिंग ऑफ द बिल्डिंग, वेजेज पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, वेजेज पेड फॉर क्लीनिंग ऑफ द बिल्डिंग। तो यहां पे हो जाएगा 32 का वेजेज पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी सब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग टर्म्स, प्रीपेड सैलरी, एक्रूड इंटरेस्ट, लोन, शॉर्ट टर्म बैंक ओवरड्राफ्ट। पूछा गया करंट लाइबिलिटी इंक्लूड, इसमें करंट लाइबिलिटी क्या क्या है? तो देखो प्रीपेड सैलरी और एक्रूड इंटरेस्ट ये दोनों तो आपका करंट असेट्स है। हमसे पूछा गया करंट लाइबिलिटी क्या आएगा? तो लोन, शॉर्ट टर्म और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ऑप्शन थर्ड और मतलब यहाँ पे थर्ड और फोर किस में है? तो सी में, सी इज द राइट आंसर। 33 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गुड्स यूज फ्रॉम द स्टॉक ऑफ द बिजनेस फॉर बिजनेस पर्पस आर ट्रीटेड एज डैश बिजनेस बट सिमिलर गुड्स यूज बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज आर ट्रीटेड एज। तो देखो जब प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए बोला है तो यहाँ पे ड्राइंग तो पक्का होगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन ड्राइंग किसमें दिख रहा है? यहाँ पे। और जो बिजनेस के लिए है ये बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर कैपिटल होता तो बट यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट,
लाइव स्टॉक इंक्लूड, लाइव स्टॉक में क्या आएगा, स्टॉक, गुड्स, एनिमल और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो एनिमल बताए थे ना कि डोमेस्टिक एनिमल यूज इन द बिजनेस इज कॉल्ड लाइव स्टॉक, एग्जांपल कैटल दिए थे। नेक्स्ट, करंट लाइबिलिटीज डू नॉट इंक्लूड, करंट लाइबिलिटीज में क्या नहीं आएगा, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, डिवेंचर। तो ये तीन बच्चे करंट लाइबिलिटीज का पार्ट है। हमसे पूछा गया डू नॉट इंक्लूड, क्या नहीं आएगा, तो डिवेंचर, क्योंकि ये नॉन करंट लाइबिलिटीज है, डिवेंचर नॉन करंट लाइबिलिटीज है, तो करंट लाइबिलिटीज में क्या नहीं आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द टर्म सेल्स इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल ऑफ, the term sales is used only for the sale of goods and is never used for sale of assets। जब आपको सेल्स वर्ड हम पढ़ाए थे तो बताए थे कि सेल्स वर्ड केवल जब हम गुड्स बेचते हैं तभी यूज करते हैं, असेट्स के टाइम में नहीं। तो सेल्स वर्ड इज यूज ओनली फॉर द सेल ऑफ गुड्स, नेवर द सेल ऑफ असेट्स। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विच इज नॉट इंटेंजेबल एसेट्स, इनमें से कौन सा इंटेंजेबल नहीं है, तो पेटेंट, इन्वेस्टमेंट, गुडविल और ट्रेडमार्क। तो ऑप्शन बी, बाकी सब इंटेंजेबल है, ऑप्शन बी इन्वेस्टमेंट, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। अब आपको यहां पे बता रहा है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन की, आगे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। बच्चे आज के एग्जाम में, चाहे आपका स्कूल का एग्जाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे सीयूईटी हो, हर एग्जाम में असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब कि आपको एक दो स्टेटमेंट रहेगा, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों सही है कि केवल एक सही है, क्या पहला का दूसरा सही रीजन है या नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको ये एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट वाइज होता है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट जितना स्ट्रॉन्ग क्लियर रहेगा ये क्वेश्चन आपको उतना इजीली समझ में आएगा। तो बच्चे चलिए हम असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा भी आपको घबराहट नहीं होगा और अच्छे समझ में आएगा अगर आप हमारे बेसिक टर्म या डिफरेंट लेक्चर को अच्छे से अटेंड करते हो। तो क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है देखते हैं। फ्रॉम नेक्स्ट स्लाइड्स देयर आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन। अगले स्लाइड में दो स्टेटमेंट होगा, एक को असर्शन बोलेंगे, दूसरे को रीजन बोलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, पहला रहेगा बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। इस तरह से चार स्टेटमेंट रहेंगे। चलिए देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है बच्चे। Assertion, any expenditure that gives benefit for one accounting period is known as capital expenditure। कह रहा है assertion में दिया है any expenditure that gives benefit for one accounting period is called capital expenditure। नहीं बच्चे, कोई भी एक्सपेंडिचर अगर एक से अधिक बेनिफिट फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड, अगर वो वन अकाउंटिंग पीरियड में बेनिफिट देगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता है। तो ये पहले ही आपको यहाँ पे असर्शन रॉन्ग है। रीजन, अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज बेनिफिट ऑफ विच विल अकर इन मोर देन वन financial year and has to be written off in more than one accounting period is called deferred revenue expenditure। यहाँ कहा गया है ऐसा revenue expenditure जिसका बेनिफिट एक से अधिक साल तक मिले और उसको धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, उसको deferred revenue expenditure कहते हैं। हाँ ये सही है। तो यहाँ पे assertion false है बट रीजन का स्टेटमेंट सही है। तो जब assertion false हो, जैसे आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, both A and R are true explain, both assertion and reason are true। तो नहीं, ये ट्रू तो होगा ही नहीं क्योंकि assertion false है, ये कट गया। both assertion and reason are true, नहीं। assertion is true but R is false, नहीं। ये C के लिए ही यहाँ पे था।
असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ऑप्शन डी, ये डी का है बच्चे, डी सही है 39 का। यहां कहा गया है कि असर्शन फॉल्स है बट रीजन वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि उसमें कहा गया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एक से मतलब जिसका बेनिफिट 1 साल तक मिलता है उसको कैपिटल कहते हैं। नहीं बच्चे, ये स्टेटमेंट गलत है। जिसका बेनिफिट 1 साल तक मिलता है उसको रिवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। तो इन बातों को हमें ध्यान में देना है। और दूसरा वाला स्टेटमेंट जो कहा गया था कि जिस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल से अधिक मिलता है उसको हम बोलते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये स्टेटमेंट सही था। तो आर इज असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन के बारे में, कहता है एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ एन एसेट्स इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये पहला सही है असर्शन। रीजन है सच एक्सपेंडिचर yield benefit for long period and hence added to assets। क्या कह रहा है कि ऐसा एक्सपेंडिचर, सच एक्सपेंडिचर yield benefit for long period and hence added to assets। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है बच्चे, पहला असर्शन भी और रीजन भी, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो both A and R are true and R is the correct explanation of A। ये आंसर आपका होगा 40 का। ठीक है, नेक्स्ट आपका है assertion। Current liabilities refers to those liabilities which are to be paid in near future normally within 1 month। नहीं, यहाँ पे normally within 1 month नहीं होना चाहिए, current liabilities generally 1 year में पे करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। Current liabilities include bank overdraft, creditors and outstanding expenses। तो यहाँ पे A is false but R is true, ऑप्शन डी होगा, 41 का ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच, सही है। मशीनरी, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर, पेटेंट्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर टेंजिबल एसेट्स। यहां पे कंप्यूटर, पेटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये टेंजिबल का एग्जांपल नहीं है। तो इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और फेल्ट, दे आर ऑल्सो वैल्यूएबल एसेट्स। तो इसका आंसर होगा आपको ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, 42 का डी आंसर होगा। 42 का बच्चे डी आंसर होगा, डी। ठीक है, क्योंकि टेंजेबल के बारे में शुरुआत में तो सही बोल रहा था बट बाद में जाके इनटेंजेबल का ऑप्शन दे दिया उसमें, तो इसलिए वो गलत हो गया। ए फॉल्स है, आर सही है। नेक्स्ट है assertion, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, सही है। रीजन, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर, अब यहां पे बच्चे स्लाइड थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, सही है। तो यहां पे हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहां पे 43 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। assertion, capital is liability of the firm towards the proprietor, सही है। capital is the liability because the proprietor is separate and distinct from the business। तो यहां पे दोनों ए भी सही है, आर भी सही है और सही एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा।
यहां पे लिखा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट बच्चे, एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड डेप्रीसिएशन आर एक्सपेंसेस, सही है। यहां पे भी आपका बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए 45 का सही है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, इट रिजल्ट ड्यू टू बिजनेस ट्रांजेक्शन विच आर रेगुलर इन नेचर। क्या कह रहा है, प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, इट रिजल्ट ड्यू टू बिजनेस ट्रांजेक्शन विच आर रेगुलर इन नेचर, सही है। गेन अराइजेज फ्रॉम द ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी सही है। तो यहां पे आपका हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, 46 का बी हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट दोनों सही है बट ये आर जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट बच्चे 47 कह रहा है current assets refers to those assets which are held to be continued use in the business। नहीं, current assets फिक्स एसेट्स का कंटिन्यूड यूज करते हैं, तो जो ही असर्शन गलत है तो असर्शन फॉल्स किस में है, ऑप्शन डी में। तो हमें लगता है पहले ही डी होना चाहिए इसका। डेप्टर स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट्स है, सही है, आर सही है बट ए फॉल्स है। नेक्स्ट, fictitious assets are those assets which cannot be realized in cash or no further benefit can be derived from these assets। fictitious assets are those assets which cannot be realized in cash or no further benefit, सही है, पहला assertion सही है। रीजन है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क आर द एग्जाम्पल ऑफ fictitious, नहीं, तो यहां पे assertion सही है, रीजन फॉल्स है, तो इसका सी होगा, assertion ट्रू रीजन फॉल्स। बच्चे अब देखिए हम एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं। आपको मैं पहले से बता दूं कि जो बच्चे हमारे चैनल पे आज डायरेक्ट आए होंगे, मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं और अभी बता रहा हूं अगेन कि प्रीवियस अपलोड्स बेसिक अकाउंटिंग टर्म का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 लेक्चर ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। आप प्ले स्टोर में जाके लेक्चर देख सकते हैं और वहां पे जब आप देखेंगे लेक्चर, उसके बाद अगर फिर एक बार इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा इजीली अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे हमारे पूरे सेशन को अटेंड किए हैं और अच्छे से आपको समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को लाइक कर दे और एक कमेंट अच्छा वाला कमेंट सेक्शन में डाल दे। जितना अच्छा समझ में आया है उतना ही अच्छा। और भी यदि आप किसी टॉपिक पे कंटेंट चाहते हैं, लेक्चर चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।